जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आप सभी के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मंथली करंट अफेयर्स। जनवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। हमने दिसंबर महीने 2022 के करंट अफेयर्स को कवर किया था। हमने आपसे वादा किया था कि हर एक तारीख को हम आपको करंट अफेयर्स देंगे, मंथली करंट अफेयर्स देंगे। कल चूंकि बजट का सेशन था, व्यस्तता की वजह से मैं कल आपको करंट अफेयर्स नहीं दिया था, तो कल आप जो है बजट का भी सेशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ये क्लास मिल रही है। तो ये भी प्रॉब्लम हमने आपके लिए सॉल्व कर दी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, आपके करंट अफेयर्स यहीं से पूछे जाएंगे। 30-35 मिनट्स में पूरा करंट अफेयर्स खत्म कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिरी में मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, तो पूरे करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आखिरी में आपका टेस्ट भी होने वाला है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो अभी भारत देश ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। दोस्तों, भारत ने किसके खिलाफ बनाया है? तो भारत ने हाल ही में श्रीलंका को हराया है। 3 मैचों की सीरीज हुई थी और आखिरी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हरा करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड का 15 ईयर ओल्ड एक रिकॉर्ड था जिसमें 290 रनों से इन्होंने जीत दर्ज की थी आयरलैंड के खिलाफ 2008 में। अब यह विश्व रिकॉर्ड टूट चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, रेजिस्टेंस फ्रंट को। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा, अमित शाह हैं। इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो गृह मंत्रालय ने बताया कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती करता है और भारत के खिलाफ साजिश रचता है। इसलिए आतंकी संगठन इसे घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खी के दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों, अमेरिका जो है, अभी हाल ही में अमेरिका ने मधुमक्खियों के खिलाफ पहले टीके की उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। वहां पर मधुमक्खियों का भी बहुत ज्यादा आतंक है। तो साथियों, जो मधुमक्खी है इससे एक डिसीज होती है, इसका नाम है फुल ब्रूड रोग। तो यह अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए टीके लगाए जाएंगे। हाल ही में असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार को डॉक्टर तपन सैकिया को दिया जाएगा। किन्हें दिया जाएगा? डॉक्टर तपन सैकिया। दोस्तों, ये असम की चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी। तो असम सरकार ने इन्हें क्यों अवार्ड दिया है? तो राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर तपन सैकिया को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। अपने नेटवर्थ से $200 बिलियन खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति कौन बन गए हैं? Who has become the only person in history to lose $200 बिलियन from his net worth? तो इनका नाम है एलन मस्क। दोस्तों, अभी हाल ही में गौतम अडानी का भी बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। सीधे ये दूसरे तीसरे नंबर से 10वें से भी बाहर हो गए। एलन मस्क को भी झटका लगा, लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं। एलन मस्क कौन है? आपको पता है, हाल ही में इन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण किया है। ये स्पेसएक्स और टेस्ला के भी मालिक हैं। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? Who has become the first women officer to be actively deployed in Siachen? तो इनका नाम है शिवा चौहान। क्या नाम है इनका? शिवा चौहान। शिवा चौहान ने एक नया इतिहास रच दिया है।
इन्होंने कुमार पोस्ट में अपनी पोस्टिंग से पहले एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरी हैं और अब जाकर के इनकी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर बात करें दोस्तों तो सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रुक रुक के लड़ाई हो रही थी 1984 में। भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि इतना ऊपर है कि हम अपने दुश्मनों को बहुत दूर से ही देख सकते हैं और उस पर अटैक कर सकते हैं। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? विच इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आरटीआई अकाउंटेबिलिटी? तो तमिलनाडु जो है आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टेट बना है। दोस्तों हाल ही में ये जो इंफॉर्मेशन है सतर्क नागरिक संगठन एसएनएस ने जारी की है। आरटीआई अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड इन्होंने जारी किया है। तमिलनाडु का जो निपटान दर है वो 14% है। इसके बाद दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन महाराष्ट्र राज्य का है, 23% इसका निपटान रेट है। दोस्तों यहाँ पे बात आई आरटीआई की तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आरटीआई की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई है। इसका उद्देश्य है टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, प्रिवेंटिंग द करप्शन। केंद्रीय सूचना आयोग इसके तहत गठित किया गया था आरटीआई अधिनियम के तहत 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा। और याद रखिएगा इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारे संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रेजेंट में यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो यह है यशवर्धन कुमार सिन्हा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज? अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत के रक्षा मंत्री ने सियोम पुल का उद्घाटन किया है। यह है सियोम ब्रिज, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, आपको देख रहे हैं आप। तो जो सियोम ब्रिज है 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा इसे पूरा किया गया है। रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना से यदि वॉर होता है कभी या चाइना पे हमें अटैक करना है तो इस पुल के माध्यम से हमारे सैनिक जल्दी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो नीलगिरी तहर परियोजना को तमिलनाडु राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है नीलगिरी तहर। देखने में थोड़ा भेड़ी और बकरी, यानी ये जो मिक्स है भेड़ और बकरी दोनों के जैसा दिखने वाला प्राणी है, भेड़ और बकरी जैसा देखने में है, ये नीलगिरी तहर है। ये नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम नीलगिरी रखा गया है। क्लियर? चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो चुनाव आयोग ने हाल ही में मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन बनाया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैथिली ठाकुर जी को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। कौन है मैथिली ठाकुर? तो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वोटर्स के बीच में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इन्हें स्टेट आइकॉन बनाया गया। क्लियर है? भारत निर्वाचन आयोग की यहां पर हम बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये 3 मेंबर की एक बॉडी है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए वो उसका कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयोग से संबंधित हमारे संविधान के भाग 15 में सारी बातें बताई गई हैं और 324 से लेकर 329 तक इसके प्रावधान हैं। प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में स्टार्ट किया गया है।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने शिवराज सिंह चौहान, हाल ही में इन्होंने इसकी घोषणा की है। हाल ही में इन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना भी स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। 4 जनवरी 2023 को इन्होंने किस जिले से? टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, इसके तहत जो पात्र होंगे उनको निःशुल्क पट्टे वितरित किए जाएंगे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्टार्ट की जाएगी। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट की जाएगी। ये जो मेट्रो लाइन है साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। हुगली नदी के नीचे जुड़वा सुरंग है, लगभग आधा किलोमीटर लंबा है, जो जिसे मेट्रो ट्रेन के द्वारा 1 मिनट से भी कम समय में कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में, जो कि भारत की एक कंपनी है। ईस्ट और वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को ये लागू कर रही है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहली मेट्रो कहां से कहां और कब स्टार्ट की गई, तो भारत में पहली मेट्रो रेल 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिशन 929 को त्रिपुरा राज्य में हाल ही में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो भारत के चुनाव आयोग ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसलिए इसे स्टार्ट किया है, और ये मिशन 929 मतदान केंद्रों पर लागू किया जाएगा। विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कोनुरू हेम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कोनुरू हेम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। ये है कोनुरू हेम्पी, आप देख रहे हैं। तो पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है अलमाटी कजाकिस्तान में संपन्न की गई है। फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। दोस्तों, विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान में, और ये अलमाटी में 26 से 30 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया फीडे के द्वारा। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों की कैटेगरी में नंबर 1 कौन बने हैं? रैपिड वर्ग में पुरुषों का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? नॉर्वे से हैं, इन्होंने इसे जीता है। महिलाओं का खिताब चीनी ग्रैंड मास्टर टेन झोंगियो ने जीता है। अगला प्रश्न है, चलिए आगे देखते हैं। इमू इनू इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इमू इनू इरप्पा महोत्सव को मणिपुर राज्य में मनाया गया है। कहां पर मनाया गया है? मणिपुर राज्य में। यह त्योहार जो है देवी इमू इनू या फिर एमू इनू बोलते हैं, इनके लिए समर्पित है। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य क्या है? उपासकों को धन और समृद्धि की प्राप्ति करना, और लोग अपने जीवन में शांति और पॉजिटिविटी प्राप्त कर सके, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। त्योहार के दौरान लोग क्या करते हैं? देवी जी को चावल, सब्जियां, फल ये सब चढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अब आपको हर विषय का पीडीएफ मिल जाएगा, आपको ई बुक मिल जाएगी हर विषय की, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कुछ अवेलेबल है क्रेजी जीके ट्रिक पर। कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेस भी लॉन्च किए गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिस्ट्री। आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर्स की। कूपन यूज करिएगा RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को NTPC ने शुरू किया है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने स्टार्ट किया है। दोस्तों, इस ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि NTPC जो है
जो कि कवास टाउनशिप सूरत के पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के साथ इसकी शुरुआत की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना को शुरू किया गया, जो अपनी तरह का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का फायदा क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसको नेचुरल गैस के साथ मिलाया जाएगा, जिसकी वजह से नेट हीटिंग कंटेंट कम हो जाता है और कार्बन इमिशन भी कम हो जाती है। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश चाइना है। पहला देश अभी हाल ही में जर्मनी बना था। सितंबर 2022 में मैंने आपको पढ़ाया था। हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन की शुरुआत है जर्मनी के द्वारा की गई थी। विश्व का पहला देश है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हाल ही में इंदौर में आयोजित किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में। तो 8 से 10 जनवरी के बीच 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम याद रखिएगा, माइग्रेंट रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल। दोस्तों, इस सम्मेलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुयाना के प्रेसिडेंट उपस्थित थे। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और एक विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम गणराज्य के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इन दोनों चीफ गेस्ट का नाम आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने हाल ही में डी.वाई. चंद्रचूड़ को यह पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? तो ये भारत के प्रेजेंट में 50वें सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं। तो सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए उनके आजीवन सेवा के सम्मान में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 हाल ही में आशा पारेख ने जीता है। इसके पहले रजनीकांत, उसके पहले अमिताभ बच्चन जी ने जीता था। हरमन केस्टन पुरस्कार जो कि जर्मनी के द्वारा दिया जाता है, मीना कंडासामी के द्वारा जीता गया है। किस फिल्म के गाने को नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये गाना है RRR का नाटू नाटू। ठीक है, आपने तो सुना होगा। दोस्तों, ये जो व्यक्ति हैं इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? याद रखिएगा, MM कीरावानी। इस गाने को कंपोज किया है MM कीरावानी ने, और इसे काल भैरव और राहुल सिपली गुंज ने गाया है। तो राजा मौली के डायरेक्टर हैं RRR के, और ये जो फिल्म है नेशनलिज्म और भाईचारे पर आधारित है। तो ये कीरावानी आप याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, 91 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो ये उनमें से एक व्यक्ति हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, भारत की रैंक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, भारत की रैंक इसमें 87 है। भारत की रैंक इसमें 87 है। ये रिपोर्ट 10 जनवरी को जारी की गई। ठीक है, तो 10 जनवरी को ये रिपोर्ट, आई थिंक मैंने शायद 87 बता दिया, 85 है। पहले 87 था, अब 85। तो आप ये वाला टिक करना, 2 पोजीशन जो है हमारी सुधरी है। पहले 87 था। ठीक है, तो 10 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की गई है। लंदन में वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी सलाहकार फर्म है, इसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। इन्होंने इस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया है। जो टॉप कंट्री है वो जापान है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, फोर्थ पे फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग है, 5वें स्थान पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन है। सबसे नीचे है अफगानिस्तान, है ना। तो कौन जाएगा तालिबानियों के पास? उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखिएगा, उड़ीसा तट से पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है। यह पृथ्वी 2। दोस्तों, उड़ीसा तट पर
जगह है, याद रखिएगा, यह है चांदीपुर। चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है। पृथ्वी 2 एक इंडिजीनियस डेवलप की गई मिसाइल है जो सतह से सतह मार करने वाली है, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे हम बोलते हैं SRBM। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत अच्छा है, नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, कमेंट बॉक्स पे उत्तर करते चलिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारत और किस देश के बीच में वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास हुआ है? तो जो वीर गार्जियन अभ्यास है भारत और जापान के बीच में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, भारत और जापान के बीच में होता है वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल, जिसे हम बोलते हैं JASDF, इसके बीच में 12 से 26 जनवरी तक ये अभ्यास चला है जापान में। जापान में हायाकुरी हवाई अड्डा और इरुमा हवाई अड्डा पर इसका आयोजन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हैं जो आपको जान लेना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच में होता है गरुण वरुण डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज और शक्ति अभ्यास। भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है इंद्रधनुष और कोंकण। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति और बोंगो सागर। भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र युद्ध अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होता है। भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन अभ्यास होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में शरद यादव जी का निधन होगा, यह कौन थे? तो शरद यादव जी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। शरद यादव जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। 12 जनवरी को इनका निधन हुआ है और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के बबई तहसील में इनके पैतृक गांव अखमुआ में इनका ये होशंगाबाद से इनका संबंध है। यहीं पर इनको क्या किया जाएगा, आप क्या बोलते हैं उसे, मतलब आखमुआ में इनके पैतृक गांव में क्या किया जाएगा, आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे पास वो शब्द नहीं आ रहा है, बस आप समझ जाइए, ठीक है। तो परीक्षा संजीवनी की बात कर लेते हैं। हाल ही में हुए जो निधन है ना, अंतिम संस्कार, मैं अंतिम संस्कार बोलना भूल गया, ठीक है। चलिए तो परीक्षा संजीवनी में आते हैं। हाल ही में हुए जो निधन है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो RK कृष्ण कुमार हैं, तो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स है, ठीक है। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। बेनेडिक्ट सोलवे का हाल ही में निधन हुआ, जो कि फॉर्मर पोप थे। ब्राजील के फुटबॉलर का निधन हुआ, इनका नाम है पेले, ब्राजील से संबंधित है। सुलोचना चावड़ का निधन हुआ, मराठी लावड़ी सिंगर थी, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? बिहार राज्य ने जाति सर्वेक्षण स्टार्ट किया है। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी। इन्होंने 7 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है और इन्होंने बताया है कि हर एक फैमिली की आर्थिक स्थिति के साथ साथ जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, उपजातियों को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है केरल। जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है वो है केरल। केरल ने बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरीके से डिजिटाइज किया गया है और इसकी घोषणा केरल के चीफ मिनिस्टर पिनेराई विजयन ने की है। सभी जिलों में कम से कम एक बचत और एक चालू खाता को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य केरल राज्य बन गया है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास, इस क्रूज का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है गंगा विलास, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज। दोस्तों इसकी कुछ खासियत है, ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है और दूसरा शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। गंगा विलास क्रूज जो है यूपी के बनारस से शुरू हुआ और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। भारत और बांग्लादेश की लगभग 27 रिवर सिस्टम है, ये उससे होकर के गुजरेगा। ये क्रूज आपको सुंदरबन डेल्टा घुमाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों से गुजरेगा। ये इसका रूट है। ये बनारस है, फिर गाजीपुर, पटना, बटेश्वर स्थान, कोलकाता, फिर चिलमरी, गुवाहाटी, इस प्रकार से जाएगा। 3200 किलोमीटर 51 दिन में ट्रैवल करेगा। किस देश में ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक बनाया जाएगा? तो स्कॉटलैंड में। कहां पर? स्कॉटलैंड में ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक बनाया जाएगा। दोस्तों 2 विश्व युद्ध के दौरान हमारे भारतीयों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। बहुत सारे सैनिकों शहीद हो गए, बहुत सारे सैनिकों के बलिदान को याद किया जाता है और उनकी याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में बनाया जाएगा। यह वॉर मेमोरियल कैलिवियन ग्रोव नाम की एक आर्ट गैलरी म्यूजियम के पास बनाया जाएगा। इसमें भारत की डाइवर्सिटी को, विविधता को दर्शाया जाएगा। भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? तो यह है अवनी चतुर्वेदी। जो युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में वीर गार्जन हुआ है उसमें इन्हें चुना गया है। ये है अवनी चतुर्वेदी, है ना। सैल्यूट टू दीज सोल्जर्स, दीज ऑफिसर्स जो हमारी देश की रक्षा में हमेशा हमारे लिए हमेशा लगे रहते हैं। अवनी चतुर्वेदी 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। इनके साथ भावना कांत और मोहना सिंह भी 2016 में फ्लाइंग ऑफिसर बनी थी। देखिए भारत और जापान के बीच में और भी अभ्यास होते हैं, उससे भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। शिन्यो मैत्री वायुसेना अभ्यास, धर्म गार्जियन होता है, मिलन अभ्यास होता है भारतीय नौसेना के बीच और जापान की नौसेना के बीच। मालाबार अभ्यास नौसेना अभ्यास है जो मल्टी नेशनल है, तो इसमें अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। शांति कुमारी किस स्टेट की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? तो शांति कुमारी तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। तो ये है शांति कुमारी जी, आप देख पा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीनियर आईएएस ऑफिसर शांति कुमारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत की प्रथम महिला 2022, इसे भी डिस्कस करते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन है? आयशा अजीज। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? भवानी देवी। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो केरल राज्य में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का संग्रहालय खोला गया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इन ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी पहचान सके कि हम भी स्पष्ट तरीके से अपनी हिस्ट्री को लिख सकते थे ताड़ के पत्तों में। तो संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं। इसमें ताड़ में साफ और स्पष्ट पत्तों पर ये सारे दस्तावेज लिखे गए। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम में हाल ही में ये संग्रहालय खोला गया है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स केरल राज्य से संबंधित। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन केरल के कहां पर? कन्नूर में किया गया है। केरल राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज की है? तो भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम और तांबे की खदानों की खोज की है। ठीक है, पिछले साल हमारी जो टीम थी, हमारी जो रिसर्च टीम थी यहाँ पर पहुंची थी और इन्होंने अभी हाल ही में लिथियम और तांबे की खदान की खोज की है। देखिए लिथियम का उपयोग कहाँ पे होता है? तो लिथियम रिचार्जेबल बैटरियों में इस्तेमाल की जाती है। ये बैटरियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, ये सबको पावर देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों प्रेजेंट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है लिथियम के उत्पादन में। अर्जेंटीना विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है।
भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को शुरू किया है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को शुरू किया है। यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को 9 जनवरी 2023 में स्टार्ट किया गया है। इसमें 3000 युवाओं को चुना जाएगा और वो युवा एक वीज़ा फ्री एक दूसरे देश में रह सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण मणिपुर राज्य में किया गया है। यह अमित शाह है। दोस्तों, जो पोलो है इसका जो इजाद है ये मणिपुर राज्य में हुआ है। भारत में पोलो के जन्म स्थान को मणिपुर राज्य को माना जाता है और पोलो का जो आधुनिक खेल है मणिपुर से लिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल को इसमें मिलाया जाएगा। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल कहाँ से प्राप्त होता है? तो एथेनॉल गन्ने की फसल से प्राप्त होता है और भी जहाँ से शर्करा मिलता है वहाँ से भी प्राप्त किया जा सकता है, इसे तैयार किया जा सकता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, जिससे हमारा पर्यावरण बचेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों का उत्सर्जन हमारे पर्यावरण में कब होगा? अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 में सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज स्काई बने हैं सूर्य कुमार यादव, जो T20 रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर। दोस्तों, फरवरी 2021 में इन्होंने डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ। सूर्या ने 42 पारियों में 1500 रन बना लिए हैं। विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? तो हमारा भारत देश जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश बन गया है। ये निक्की एशियाई की रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया है। पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार भारत बन गया है। इसी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है चाइना का और दूसरा स्थान आता है अमेरिका का। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है आर बोनी गैब्रियल। ये हैं आर बोनी गैब्रियल, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। हरनाज संधू, जो कि मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन, उसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने इस अवार्ड को जीता था। 71वां मिस यूनिवर्स खिताब यूएसए की आर बोनी गैब्रियल ने जीता है और भारत की हरनाज संधू ने इन्हें ताज पहनाया है। ये आप देख सकते हैं। 1994 में सुष्मिता जी, 2000 में लारा दत्ता जी और 2021 में हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी थी। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ? तो वरुण नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज करने का मकसद होता है, इससे हमारी जो सेना है उनमें मजबूती आती है, वो स्ट्रांग होते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। दो देशों के बीच में समझ भी, फ्रेंडली रिलेशन भी डेवलप होता है। तो 16 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हुआ था, जो कि 20 जनवरी 2023 को खत्म हुआ। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक और होता है जिसे हम बोलते हैं स्लीनेक्स। नोमैडिक एलिफेंट होता है भारत और मंगोलिया के बीच में। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। हैंड इन हैंड होता है भारत और चाइना के बीच में।
वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? अब्दुल रहमान मक्की को हाल ही में यूएनएससी ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। यह है मक्की, मक्कार मक्की। दोस्तों, जो 26/11 का हमला हुआ था और लाल किले में हमला हुआ था, तो बहुत सारे हमलों के पीछे जो साजिश रचने वाला है वो मक्की है। भारत और अमेरिका ने पहले से इसे आतंकवादी घोषित किया था, फिर अब यूनाइटेड नेशन ने भी इस पे मुहर लगा दी है। साथियों, मक्की पाकिस्तान इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अहल ए हदीस के अलावा लश्कर ए तैयबा में दबदबा रखता है। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया। भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4थी है। मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में सबसे पहला स्थान यूएसए है, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया, फिफ्थ यूनाइटेड किंगडम। 6वां स्थान दक्षिण कोरिया का है, 7वां स्थान पाकिस्तान का है, सबसे नीचे भूटान की सेना है। 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है? तो RRR फिल्म है। RRR फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है। यह है SS राजामौली, ठीक है, और इसके फिल्म के डायरेक्टर है। चलिए, भारत का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन संविधान साक्षर जिला बना, कौन बना है? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है कोल्लम। कोल्लम कहां पर है? कोल्लम केरल राज्य में। कोल्लम कहां पर है? केरल राज्य में। तो साथियों, केरल के कोल्लम जिले में यह उपलब्धि 7 महीने में एक अभियान चलाई गई थी, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन। इसमें 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया गया है, शिक्षित किया गया है, इसलिए संविधान साक्षर जिला बना है। न्यूजीलैंड के 41 प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है इनका? क्रिस हिपकिंस। ये जेसिंडा आर्डन का स्थान लेंगे। जेसिंडा आर्डन ने इस्तीफा दे दिया है, निजी कारणों की वजह से जेसिंडा आर्डन ने इस्तीफा दिया है। न्यूजीलैंड के सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता हैं कौन? क्रिस हिपकिंस। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो भारत का 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। दोस्तों, 26 जनवरी को हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी। उत्तराखंड की जो झांकी थी, इस झांकी को सबसे पहला स्थान मिला है। और दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया गया है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को चुना गया है। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्हें बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। महिला कैटेगरी में नेट साइवर को मिला है, इंग्लैंड की प्लेयर है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम बने हैं। और फीमेल कैटेगरी में नेट साइबर को भी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। महिला कैटेगरी में है ताहलिया मैग्रा, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2022 के लिए 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, इन सब की शुरुआत 1954 में हुई है। सबसे पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है। ठीक है, टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यहां पर पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। अभी भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, इसकी घोषणा नहीं हुई है। क्लियर है?
तो सरकार ने 6 पद्म विभूषण, 9 पद्मश्री 91 लोगों के नामों की घोषणा की है। यहाँ पे मैं पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों का नाम बता देता हूँ। दिलीप महालनाबिस मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिला मरणोपरांत। तीसरे हैं बालकृष्ण दोषी, ये हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया है, अभी हाल ही में निधन हुआ है। जाकिर हुसैन तबला वादक चौथे। एस एम कृष्णा पांचवे। श्रीनिवास वर्धन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये छठवें व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तो भारत के लिए एक विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को हाल ही में भारत ने जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था और इस मैच का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तीता साधु बनी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीवेंस थे, इंग्लैंड के कप्तान हैं। जो भारतीय कप्तान हैं शेफाली वर्मा। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब इस बार जर्मनी में ने जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 भारत में हुआ, उड़ीसा में हुआ है। तो जर्मनी ने 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मैच खेला गया था और जर्मनी ने बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से हरा दिया है। जर्मनी ने 3 बार विश्व कप को जीता है, पहला 2002 में, दूसरा 2006 में। सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। भारत ने केवल 1 बार जीता है 1975 में और बेल्जियम 2018 में इसका विजेता बना था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर है, इन्होंने स्टेफनोस सीतसिपास को हरा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतते ही 22 ग्रैंड स्लैम की बराबरी कर ली है राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में होता है और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। सबसे पहला ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिला एकल का खिताब आर्यन सबलेंका ने जीता जो बेलारूस की प्लेयर है। पुरुष डबल्स का खिताब रिंकी हिजिकाता जेसन कुबलर ने जीता ऑस्ट्रेलिया के। महिला डबल्स को बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सीनियाकोवा चेक गणराज्य के हैं। मिश्रित युगल का खिताब लुइसा स्टेफनी और राफेल मटोस ने जीता ब्राजील के हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स हो जाता है समाप्त। कैसा लगा आप लोगों को मंथली करंट अफेयर्स? जरूर बताइएगा अपने फीडबैक को। अभी मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने जो भी करंट अफेयर्स अभी पढ़ा है ये इसलिए लेता हूं ताकि कंसंट्रेशन आपका कितना बना हुआ है हर क्लास में, इसलिए मैं टेस्ट लेता हूं। और क्या चाहते हैं आप, किस तरह करंट अफेयर्स और चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आपके राजा सर, आपके राजा हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, हम तो सेवक हैं आपके, जो बोलेंगे हम अपने मतलब सेवक ऐसा वाला सेवक नहीं, आप वो वाला सेवक मत समझना। सेवक का मतलब हमेशा आपके लिए खड़े, हमारा जीवन आप ही से जुड़ा हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? तो यह है द रेजिस्टेंस फ्रंट। असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा? डॉक्टर तपन सैकिया को। कमेंट बॉक्स पर उत्तर जारी रखें। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह है शिवा चौहान। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु राज्य। राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? कहां पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा।
इमो इनो इरत्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर राज्य में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? एनटीपीसी ने। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? कहां पर हुआ है? इंदौर में। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को? इसका पीडीएफ आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहां पर आप पीडीएफ क्लिक करोगे, पीडीएफ का सेक्शन है, मास्टर पीडीएफ है, यहां पर डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथियों फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, और हमारा सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन दबा देना, लाइक कर देना, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो, ये जो आप शेयर करते हो, ये जो आप सब्सक्राइब करते हो, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, बट आपका ये जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है तो ये हमें मोटिवेशन देता है। कमेंट करिए इस सेशन में क्या कमी रह गई, क्या अच्छा किया जा सकता है, कमेंट कीजिए क्या अच्छी चीज़ लगी आपको, और सभी दोस्तों को बताइए ये क्लास आपकी है, मैं आपका हूँ और हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। अब दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा कल। डेली करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे आपको पढ़ाने आऊँगा। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, उसे भी ज़रूर स्टडी करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।